नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रिपेयर फॉर नौकरी जो यूट्यूब चैनल है आपके लिए जीके में मददगार साबित होगा, ये मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ये सीरीज देखिए एक नई लॉन्च हो रही है हिस्ट्री का, इतिहास का, जिसमें कि 3000 अति महत्वपूर्ण यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये सीरीज आपको किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हेल्पफुल हो सकता है। ये आपको लंबी सीरीज है तो धीरे धीरे चलती रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिखे होंगे और इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद। तो आप एग्जामिनेशन जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी पीएसयू के एग्जामिनेशंस होते हैं, हॉल, एचपीसीएल, तो अदर एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीआर, विनल, डीएसएसबी, तो इस तरह से बहुत सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं तो सभी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को एंजॉय करेंगे और पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो इसलिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज एन एनिसेंट पीरियड टेम्पल नेम्ड लाड खान टेम्पल। तो आपको बताना है कि किस स्थान पर लाड खान का नाम का एक प्राचीन काल का मंदिर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अहियोल। तो एहोल में यहाँ पर आपको एक लाड खान का मंदिर है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का मंदिर जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, एहोल में ये मंदिर है लाड खान का। आप देखिए चालुक्य शिवा टेम्पल भी इसको बोला जाता था। तो चालुक्य शिवा टेम्पल यानी कि भगवान शिव को समर्पित ये आपको मंदिर है, इसको लाड खान मंदिर भी बोला जाता है। और एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है जो कि लोकेटेड है इन द ग्रुप ऑफ द मोनूमेंट्स एट एहोल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। तो इसको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक टाइटल वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है भारत के महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर, सोशल एक्टिविस्ट ईश्वर चंद विद्यासागर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो यहाँ पर आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ण परिचय नामक पुस्तक को इन्होंने ही लिखा है, ईश्वर चंद विद्यासागर ने। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड साइमन कमीशन केम टू इंडिया। तो देखिए इससे क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं कि साइमन कमीशन इंडिया कब आया है। तो इसके बारे में आपको आज सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन आया था 1928 में। तो करेक्ट आंसर वहाँ पर होगा दोस्तों 1928। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 1928 में आया था। अब देखिए ये आया किस लिए और इसका काम क्या था। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में यानी कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश थे। तो यहाँ पर एक कमीशन सेंट किया गया 10 साल बाद कि उसको इफेक्ट क्या हुआ, जो 1919 का जो यहाँ पर रिफॉर्म था वो जो लाया गया था, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया पे। तो उसके जांच पड़ताल के लिए एक इन्होंने कमेटी बनाया, 7 मेंबर कमेटी। ध्यान रखना है दोस्तों 7 मेंबर कमेटी था और इसको नवंबर 1927 में फॉर्म किया गया था, जो कि भारत आया 1928 में। तो 1928 में आया और इसको भारत के विभिन्न लोगों ने जैसे कि नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग, ये सब विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इस जो साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। तो इसको कभी कभी वाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो वाइट कमीशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और ये 1928 में भारत आ गया था। तो दोस्तों इसका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ईयर डिड द ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ द कांग्रेस लेड बाय द बाल गंगाधर तिलक रीयूनाइट विथ इट। यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने किस वर्ष जो है एक हो गया, यानी कि यूनाइट हो गया। तो ये बताना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी 1915 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1915 में।
तो देखिए इसका कहानी ये है कि 1907 में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में। तो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन को लीड कर रहे थे यानी कि आईएनसी के जो यहाँ पर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रास बिहारी बोस थे। तो यहाँ पर विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1915 में आपको फिर से यूनाइट हो गए कांग्रेस। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। 1915 का अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो बम्बई अधिवेशन हुआ था। बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था। इसका आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है, बम्बई अधिवेशन हुआ था। अब बम्बई अधिवेशन का लीड किन्होंने किया था? तो डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने लीड किए थे। तो डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इसको लीड किए थे। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए नन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना हो गया। तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, यूनाइटेड प्रोविंस में एक घटना हो गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, संयुक्त प्रांत में। अब देखिए इस घटना के बारे में कुछ और जानकारी है। तो देख रहे हैं शहीद स्मारक चौरी चौरा है, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस 4 फरवरी 1922 एट चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट अभी जो उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था, अभी उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर थे इन्होंने आग ही लगा दिया पुलिस स्टेशन में, जिससे कि यहाँ पर 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन मारे गए थे। इसके बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन को, चौरी चौरा घटना के बाद। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द धामक स्तूपा सिचुएटेड। तो धामक स्तूपा किस राज्य में स्थित है? तो इस तरह से आपको स्तूपा देखने को मिलेगा। तो ये स्तूपा जो है कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये धामक स्तूपा है। ये आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के देख रहे हैं आपको स्तूपा देखने को मिलता है। तो धामक स्तूपा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ जो है वहीं पर ये स्थित है। तो सारनाथ में ये स्तूप है। तो सारनाथ बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द चालकोलिथिक कल्चर जो साइट है दैमाबाद लोकेटेड। यानी कि आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि एक चालकोलिथिक मतलब होता है ताम्र। तो ताम्र युग का एक साइट है, यानी कि पूरा स्थल जो यहाँ पर साइट है, चालकोलिथिक साइट है ताम्र युग का, वो दैमाबाद नाम है उसका। तो दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दैमाबाद साइट लोकेटेड है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया मेड द डिक्लेरेशन नोन एज अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर को किसने जो है घोषणा किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अब देखिए अगस्त ऑफर, तो ऑफर मेड बाय द वाइसराय लिनलिथगो इन 1940 में इस ऑफर को दिया गया था इंडियन के लिए। और इन्होंने बोला कि आप जो है उस समय क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तो इन्होंने ऑफर दिया कि आप लोग जो है सहयोग करिए, इसके बदले में हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड करेंगे मोर इंडियंस को, जो कि इस्टेब्लिश ऑफ द एडवाइजरी वार काउंसिल। तो फुल बेड टू द माइनॉरिटी ओपिनियन एंड द रिकॉग्निशंस ऑफ द इंडियन राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये सब वादा ये सब दिखा रहे थे अगस्त ऑफर में। तो यहाँ पर वो उनका मेन मकसद था कि वर्ल्ड वार जीते सेकंड, लेकिन यहाँ पर इंडियन समझ रहे थे कि ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वर्ल्ड वार जीत गए तो बहुत
ज़्यादा समय तक ये हम पे राज्य करेंगे। तो इसलिए ये ऑफर को ठुकरा दिया और यहाँ पर तो इस देखिए प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगस्त ऑफर उस समय के वाइसराय लॉर्ड लिथगो ने 1940 ईस्वी में ही पेश किया था। देखिए क्वेश्चन है कि हु वॉज अ पोएट एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द किंग समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त में यहाँ पर कवि और एक मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हरिसेन। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का एक कवि और मंत्री था। अब देखिए जो समुद्रगुप्त तो एक गुप्त वंश के शासक था। अब गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि श्रीगुप्त था। तो श्रीगुप्त था, तो एक गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ही रूलर था। और समुद्रगुप्त किसके बेटा था? तो चंद्रगुप्त वन का। तो चंद्रगुप्त के बेटा समुद्रगुप्त ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था, विष्णु का उपासक था और इसको अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, कविराज और मोर इम्पोर्टेंटली भारत के नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त उसका करेक्ट आंसर होगा। अश्वमेध कर्ता किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। विक्रमक किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को। कविराज किसको बोला जाता है? तो एक क्वेश्चन नहीं आया है ज्यादा, भारत के नेपोलियन अश्वमेध कर्ता से आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु बिकेम किंग ऑफ द थानेसर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर। तो ये देखिए मोर इंटरेस्टिंग है। इसको क्वेश्चन को आंसर मैं पहले बता देता हूँ। आंसर है हर्षवर्धन। तो करेक्ट आंसर होगा सी, हर्षवर्धन। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश, देखिए इस पहले गुप्त मैंने बताया, तो गुप्त वंश के पतन हो गया, तो उसके बाद आया पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति और इसकी राजधानी जो पुष्यभूति वंश था उसकी राजधानी था थानेसर। तो थानेसर जो है अभी आपको जो वर्तमान में थानेसर हरियाणा प्रांत में कुरुक्षेत्र जिला में मिलता है। तो थानेसर वही था उस समय के पुष्यभूति वंश के यहाँ पर आपको राजधानी थी। तो ध्यान रखना आपको सबसे पहला कि थानेसर कहाँ है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर है, वही उस समय के पुष्यभूति वंश का राजधानी था। तो यहाँ पर देखिए प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन था जो पुष्यभूति वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो देखिए प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, देखिए प्रभाकर वर्धन और उसकी पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए। तो 2 पुत्र में नाम क्या क्या था? तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक कन्या भी हुई राज्यश्री। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रभाकर वर्धन और यशोमती से 2 पुत्र और 1 पुत्रियां, पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। अब देखिए कहानी यहीं से शुरू हुई कि राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा से हुई। यानी कि राज्यश्री जो उनकी पुत्री थी प्रभाकर वर्धन का, उनका विवाह जो हो गया वो मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। अब देखिए मालवा के शासक जो था, मालवा जो प्रांत था, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। आप देखिए जो यहाँ पर राज्यश्री के भाई यानी कि राज्यवर्धन ने जो देवगुप्त को जो बंदी बनाया था और उसको मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र जो देवगुप्त को मार डाला था, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन को ही मार दिया। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर राज्यवर्धन की हत्या हो गई। अब देखिए राज्यवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में 606 में हो गया और 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन, तो ध्यान रखिएगा मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने थानेसर की गद्दी पर बैठ गया। और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है और इसे परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की। और हर्ष ने शशांक को पराजित करके, अब देखिए जो शशांक था जो मारा था राज्यवर्धन को,
तो शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी, यानी कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बसाया। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई। और एक मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री आया था, तो हेनसांग था। तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में ही आया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जितने भी फैक्ट थे मैंने बता दिया है कि हर्षवर्धन क्यों गद्दी पर बैठा 16 वर्ष की उम्र में, और थानेश्वर की गद्दी पे ही बैठा, इसके शासनकाल में हेनसांग आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी तरह से ये सीरीज दोस्तों चलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो में इतना ही। जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।